हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम जो बिहार बिहार स्पेशल में लगभग 200 बिहार स्पेशल का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में छपने वाले हैं उसके बारे में, ख़ास करके बिहार पुलिस, साथ में जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें आने वाले हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत हु फॉर्मुलेटेड द एटॉमिक थ्योरी या अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जैन। ठीक है। देखिए, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। जैन धर्म के 5 मुख्य शिक्षाएं थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपग्रह और ब्रह्मचर्य को अनुव्रत कहा जाता है। इनमें 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे, जबकि अंतिम ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का सर्वाधिक समय बीता था। महावीर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम किस में? तो मगध हो जाएगा, मगध। डिटेल देखें तो वज्जी महाजन पद महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों से संबंधित था। महावीर का सर्वाधिक समय मगध में बीता। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपति एक था, जिसकी राजधानी गिरिब्रज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सुमेलित जैन तीर्थंकर क्षेत्र। तो इट इज अ वेल नोन जैन पिलग्रिम्स एरिया इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो देखिए, तो इसमें क्या है, मंदारगिरी बांका में है, सही है। मलायगिरी मलयपुर जमुई में है, सही है। पावापुरी नालंदा में है, सही है। भदिलपुर तीर्थ डोबी गया में है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को केवल की प्राप्ति कब हुई थी? तो महावीर स्वामी को केवल की प्राप्ति जो है 42 वर्ष की आयु में हुई थी। 30 वर्ष में जो है घर छोड़ा था और 12 वर्ष जो है तपस्या के बाद 42 वर्ष में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, केवल की प्राप्ति हुई थी। देख लेते हैं, महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। जम्बीग्राम बिहार में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में केवल की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी जैन धर्म और निर्गंथ कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? तो अर्धमगधी भाषा में, हाफ हार्टेड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने अपने उपदेश अर्धमगधी भाषा में दिए थे। वही बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। जन भाषा था, सबको समझ आने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के दिगंबर समुदाय के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के दिगंबर समुदाय के प्रवर्तक थे भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु। जैन धर्म में 2 संप्रदाय हुए। श्वेतांबर प्रवर्तक थे स्थूलभद्र और दिगंबर प्रवर्तक थे भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो महावीर ने अपना पहला प्रवचन राजगीर में दिया था। राजगीर। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना पहला प्रथम उपदेश राजगीर बिहार में बितुल चाल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर अर्धमगधी या अर्ध प्राकृतिक भाषा में दिया था। जैन धर्म के दूसरे संगीत के सबसे सही कथन क्या है? जैन धर्म के दूसरे संगति के संबंध सही कथन कौन सा? आयोजन का समय 6वीं शताब्दी थी, सही है। अध्यक्ष देवर्षि क्षमाश्रवण था, सही है। स्थान वल्लभी गुजरात में था, सही है। दूसरी गुजरात में होता है।
यह 12 अंगों का उपांगों का अंतिम संकलन हुआ था, यहाँ पर यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के दूसरे सभी कथन से महावीर का जीवन कहाँ पूर्ण हुआ था? तो महावीर का पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527-72 वर्ष के बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किए। पावापुरी एक जल मंदिर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है यह वही स्थान है जहाँ महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महावीर का पहला शिष्य कौन था? उनके दामाद जामाली। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जामाली था। जामाली महावीर का दामाद भी था। महावीर की प्रथम शिष्या थी दधिवाहन की पुत्री चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार महावीर ब्रह्मचारी थे दिगंबर रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि ब्रह्मचर्य उनका प्रिय विषय था। भोगों में उनकी रुचि नहीं थी, परंतु उनके माता पिता शादी करवाना चाहते। दिगंबर परंपरा के अनुसार उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई जिसका विवाह होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ था। महावीर का जन्म स्थान कुंडलग्राम बिहार में किस जिले में है? तो कुंडलग्राम बिहार के वैशाली जिले में है। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली गणतंत्र में कुंडलग्राम इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 528 ईसा पूर्व में हुई थी, 500 AD। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 27 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। भगवान बुद्ध को जिस स्थान पर 528 ईसा पूर्व में बोध गया की ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया कहा गया। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे बौद्ध धर्म की स्थापना कहा जाता है। बुद्ध का तात्पर्य क्या है? प्रबुद्ध व्यक्ति, इनलाइटेंड पर्सन, प्रबुद्ध व्यक्ति। अपने ही संबंध में महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि बुद्ध शब्द का अर्थ है आसमान के समान अनंत ज्ञान संपन्न। यह शब्द संस्कृत में है और इसका अर्थ होता है जागृत। अतः बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञाता। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है श्रवण विचारधारा में संस्कृत निर्वाण, पाली निम्बान, पीड़ा या दुख से मुक्ति पाने की स्थिति है। पाली में निम्बान का अर्थ है मुक्ति पाना, यानी लालच, घृणा और भ्रम की अग्नि से मुक्ति। यह बौद्ध धर्म का परम सत्य है और जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो नालंदा में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख छात्रों में से एक सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। नालंदा के राजगीर में कई गर्म पानी के झरने। इसका निर्माण कहा जाता है कि राजा बिंबिसार अपने शासनकाल में किया था। राजगीर नालंदा का मुख्य सहारे है। ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड और लंगटे कुंड यहाँ पर है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण की भविष्यवाणी की थी, उसमें क्या सम्मिलित था? बाढ़, अग्नि और अंतरिक्ष, फ्लड, फायर एंड इंटरनल स्ट्रीफ। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के निम्नलिखित कारणों को भविष्यवाणी की थी: बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। हैंसांग मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? तो नालंदा में नवनिर्मित भवन है। यह भवन चीन के महान तीर्थयात्री हैंसांग की याद में बनवाया गया था। इसमें हैंसांग से संबंधित वस्तु तथा उनकी मूर्ति देखी जा सकती है। अनेकावाद व स्यादवाद विचारधारा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तसंगी का सिद्धांत जैन धर्म में मान्य सिद्धांत में से एक है।
स्यादवाद का अर्थ होता है सापेक्षतावाद होता है, अतः यह जैन धर्म के दर्शन अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्ति करने की सापेक्षिक सिद्धांत है। संलेखना या संधारा विधि किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से। संलेखना मृत्यु को निकट जानकर अपनाए जाने वाली एक जैन ग्रंथ प्रथा है। इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वो मौत के करीब है तो खुद खाना पीना त्याग देता है। दिगंबर जैन शास्त्र अनुसार समाधि या संलेखना कहा जाता है। इसे श्वेतांबर साधना पद्धति में संधारा कहा जाता है। संलेखना दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और लेखना। जैन धर्म में महाव्रतों की संख्या कितनी है? 5। जैन धर्म में निम्नलिखित 5 व्रतों की महाव्रत कहा जाता है। अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य यानी झूठ ना बोलना अर्थात सदैव सत्य बोलना, अस्तेत मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों निग्रह करना और अपग्रह धन का संग्रह ना करना, अपरिग्रह। निम्नलिखित में से बिहार का ऐसा जिला जो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म का केंद्र है, वो है गया। गया बिहार का ऐसा जिला जो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का केंद्र है। बौद्ध और जैन धर्म के अलावा हिंदू धर्म में इस मंदिर को अहम स्थान मिला है। वहीं मान्यता यह भी है कि यहाँ फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति की वैकुंठ की प्राप्ति होती है। महाबोधि मंदिर बोध गया को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 2002 में। बोध गया वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। यह स्थान निरंजना नदी के तट पर बसा है और उस समय इसे उरुबल के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2002 में यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर बोध गया को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। प्राग ऐतिहासिक काल, पुरा काल से नव प्रस्तर काल के स्रोत किस प्रकार के हो सकते हैं? तो अलिखित प्रत्यक्ष है, अनरिटेन डायरेक्ट सोर्स। प्राग ऐतिहासिक काल, पुरा काल से नव प्रस्तर काल के स्रोत अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत हो सकते हैं। बिहार प्रदेश में मानव निवास का इतिहास लगभग 1 लाख वर्ष पुराना और इससे संबंधित प्राग ऐतिहासिक काल के अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत मुंगेर, सारण, पटना, नालंदा, गया आदि से प्राप्त होते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को ऐतिहासिक काल से जाने जाते हैं। उन्हें जाने जाते हैं लिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल, टाइम ऑफ रिटेन डायरेक्ट सोर्स। निम्नलिखित में से कौन कैलकोलिथिक काल का सही कालक्रम है? तो 4000 से 2000 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण युग या तांबा युग यह नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है और लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के आसपास तक विस्तृत है। इस काल में मनुष्य का पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे और औजार का उपयोग करने लगे थे। निम्नलिखित में से कौन सा समय लोह युग के काल को दर्शाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। लोह युग, आयरन एज उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल किया। इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा कांस्य युग के बाद का काल है। इस युग की विशेषता यह है कि इसमें मनुष्य ने विभिन्न भाषाओं की वर्णमालाओं के विकास किया जिसकी मदद से उस काल में साहित्य और इतिहास लिखे जा सके। संस्कृत और चीनी भाषाओं का साहित्य इस काल में फला फूला, ऋग्वेद और अवेस्ता ग्रंथाएं इसी काल में लिखी गई थी। बिहार के किन स्थान से आदि मानव की उपस्थिति आरंभिक संकेत मिले हैं? तो वह है मुंगेर एवं नालंदा। बिहार के मानव विकास का इतिहास अत्यंत प्राचीनतम ऐतिहासिक युग से करीब 1 लाख वर्ष पूर्व काल है। पूर्व ऐतिहासिक काल में बिहार के विभिन्न भागों में आदि मानव रहा करते थे। आदि मानव से जुड़े विभिन्न प्रकार के तत्कालिक साक्ष्य एवं सामग्री प्राप्त हुए। जिन स्थलों से साक्ष्य मिले हुए मुंगेर, नालंदा, पटना, गया। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से स्थल का संबंध ताम्रपाषाण युग से है? उपरोक्त सभी स्थल बिहार ताम्रपाषाण युग से। यहाँ के उत्खनन में मुद्वान और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। ताम्रपाषाण युग वो पहला युग जो मानव का धातु का प्रयोग हुआ था। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो उपरोक्त दिए गए सभी विकल्प बिहार में धातु प्रस्तर युगीन साक्ष्य के स्रोत है, अतः विकल्प ही सही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि धातु प्रस्तर युग की शुरुआत ताम्रपाषाण युग से ही होगी क्योंकि इसके पूर्व मानव धातु का इस्तेमाल अपरिचित था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध जानकारी का स्रोत है? तो वो है सभी। बिहार के संबंध में कौन से कथन सत्य है? बिहार के बारे में दिए गए सभी कथन सही है क्योंकि ये 10,000 ईसा पूर्व आदि मानव के निवास करते हैं। यहाँ पुरातात्विक उत्खनन के स्रोत भी मिलते हैं जिसे सबसे पुराने अवशेष पुरापाषाण काल कहते थे। बिहार के मुंगेर मध्य प्रस्तर युग का एक महत्वपूर्ण उत्खनन करता है। ऐतिहासिक युग के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनुष्य की बसावट सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो वो है गंगा घाटी क्षेत्र, इन द गंगा वैली रीजन।
ऐतिहासिक युग में चूंकि मानवता का परिचय धातु से हो चुका था, इसलिए वो घाटी में रहना पसंद करते थे, क्योंकि नदी घाटी के क्षेत्र में उन्हें उपजाऊ भूमि मिलती थी, जो कि उनके कृषि के लिए तथा जीवन पालन के लिए बहुत उपयोगी साबित होती थी। इस प्रकार गंगा घाटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक युग के दौरान सर्वाधिक मनुष्य बसावट देखने को मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बाजारवाद ने शिल्पी कारीगर सभी वर्गों को प्रोत्साहन कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है? चेचर वैशाली में सही है, पेशरा मुंगेर में सही है, जेठियन नालंदा में, केऊर गया में है। निम्नलिखित में कौन सा ताम्र पाषाण युग के स्रोत नहीं है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोह युग आयरन एज में मनुष्य का परिचय लोहे से हुआ था, जो ताम्र पाषाण युग के बाद का काल है। अतः ताम्र पाषाण युग के लोग लोहे के औजार से परिचित नहीं थे। प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य अधिकतम कहाँ मिले हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल का साक्ष्य हमेशा प्राकृतिक संसाधन संपन्न क्षेत्रों में ही मिलेंगे। यही कारण है कि नदी के किनारे का क्षेत्र, पहाड़ी गुफा आदि प्राग ऐतिहासिक काल का महत्वपूर्ण स्थल स्रोत है। जहाँ तक की बात है लाइब्रेरी और पूजा स्थलों का, यह ऐतिहासिक काल की बात है, न कि प्राग ऐतिहासिक काल के। बिहार में नवपाषाण उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार में नवपाषाण उपकरण से प्राप्त हुए मुंगेर के भीम बांध से, गया के केऊर से, रोहतास के सेनुवार से, हाजीपुर के कुतुबपुर से, वैशाली के चेचर से, छपरा के चिरान से। श्वेतपुर जो कि विकसित नवपाषाणिक बस्तियों में प्रमुख है, कहाँ स्थित है? चेचर वैशाली में। श्वेतपुर जो विकसित नवपाषाणिक बस्तियों में प्रमुख है, चेचर वैशाली के गंगा तट पर स्थित है। दिए गए निम्नलिखित युग्मों से सही सुमेलित कीजिए। सभी बिहार के प्रमुख अन्य विकल्प सब निम्नलिखित: मांझी तथा चिरान, छपरा, सारण, भीम बांध, मुंगेर, ताराडी, गया, मनेर, पटना में। चिरान किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। चिरांद सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। बिहार का प्रमुख नवपाषाण युग लगभग 4500 से 2300 ईसा पूर्व और ताम्र युग 2300 से 700 ईसा पूर्व प्राथमिक स्तर में एक है। निम्न कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी कथन सही है। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्य, शिक्षा केंद्र एवं सांस्कृतिक का गढ़ था। बिहार का नाम प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान में बिहार सबसे हुआ। बिहार का अपभ्रंश है। वर्तमान बिहार विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों के प्राचीन भारत के महाकाव्य में वर्णित है। व्रात शब्द का संबंध किससे है? वो है बिहार से। बिहार का वर्णन अथर्ववेद 10वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, पंचविंश ब्राह्मण 8वीं से 6वीं शताब्दी में मिलता है। इन ग्रंथों में बिहार के लिए व्रात शब्द का उल्लेख किया गया। व्रात शब्द का अर्थ संस्कार विहीन होता है। अथर्ववेद में इस शब्द का प्रयोग मगध के लिए लोगों को किया गया। शतपथ ब्राह्मण का रचना कब हुई थी? तो वो हुए थे 800 ईसा पूर्व। अंगलों को जलाकर कार को साफ करने की जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। समस्त ब्राह्मण ग्रंथों के मध्य शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक बृहद का है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे सर्वाधिक प्रामाणिकता माना जाता है। बिहार का वर्णन मिलता है। बिहार का वर्णन अथवा 10वीं से 8वीं शताब्दी से पंचवीं ब्राह्मण 8वीं से 6वीं शताब्दी में मिलता है। इस ग्रंथ में बिहार के लिए प्राप्त शब्द का उल्लेख है। जैन साहित्य और शिक्षकों के शिलालेख भोजगढ़। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के चर्चा का प्राचीनतम स्रोत कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में। 800 ईसा पूर्व रचित शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा का प्राचीनतम वर्णन मिलता है। इसके द्वारा गंगे घाटी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों की जलाकर और काटकर साफ करने की जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? वैदिक काल में। वैदिक काल के समय बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का मध्य एशिया से आगमन हुआ था। 1500 ईसा पूर्व में 500 ईसा पूर्व के बीच केवल काल को ब्रिटिश इतिहासकार ने आर्यों का काल घोषित कर रखा था। अधिकतर इतिहासकार के अनुसार आर्य ईरान से आए थे। सर्वाधिक जनसंख्या में आर्यों का आगमन जिस समय बिहार सहित पूर्व भारत के क्षेत्र में हुआ, उस समय किस वेद की रचना हो रही थी? तो उस समय अथर्ववेद की रचना होती। सामान्यतः कहा जाता है कि ऋग्वेद के काल से भी कुछ आर्य बिहार आए थे, किंतु अधिकांश आर्य उत्तर वैदिक काल के समय बिहार आए, जब अथर्ववेद की रचना हो रही थी। जानने योग्य बात यह है कि आर्यों की सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण रचनाओं से समय हुआ। कीकट क्षेत्र का संबंध किससे है? तो वो बिहार से है। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया। वहीं बराह पुराण में कीकट क्षेत्र को अपवित्र देश बताया गया। ऋग्वेद में कीकट क्षेत्र को अमित्र शासक प्रेमनंद की चर्चा होती है। निम्नलिखित में से किससे बिहार का वर्णन मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, ऐतरेय, कौशिकी के अरण्यक संख्या सब में मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित मलद और वकरुणा शब्द का उल्लेख किस क्षेत्र में किया गया है?
तो बक्सर में। उपनिषद काल के दौरान बिहार में दर्शन, धर्म तथा ज्ञान का महेंद्र केंद्र कौन था? तो वह था विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज व्याकरण, साहित्य, धर्म तथा दर्शन जैसे गुढ़ विशेष का करता है। इसी कारण उपनिषद काल के दौरान विदेह राज को ज्ञान, धर्म आदि का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद में कितने महाजन बिहार में थे? 3। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत भर में 16 महाजन का उदय हुआ। 16 महाजन में बिहार में 3 महाजनपद थे, यथा मगध, अंग तथा वज्जी मौजूद थे। इन 16 महाजन के बारे में जानकारी बौद्ध अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपद अवंती, चेदी, वत्स, कौसंबी, सूरसेन, मत्स्य, कुरु, कंधार, कंबोज, अस्मक, मगध, अंग, काशी, कौशल, मल, पंचाल। अंग महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर और मुंगेर। अंग महाजनपद वर्तमान में क्षेत्र भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। आज भी भागलपुर के एक मोहल्ले का नाम चंपानगर है। महाभारत काल में यह कर्ण का राज्य था। इसका प्राचीन नाम मालिनी था। इसके प्रमुख नगर चंपा, बंदरगाह, अश्वपुर थे। पटना तथा गया का वर्तमान क्षेत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद का भाग था? मगध का। पटना तथा गया का वर्तमान क्षेत्र मगध महाजनपद का भाग था। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवत थी, यानी राजगीर थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इस नाम से बिहार में एक प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध तथा अंग महाजनपद को किसी नदी का अलग करती है? तो चंपा नदी। अंग तथा मगध महाजनपद को चंपा नदी पृथक कहते हैं। चंपा नदी अंग प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और इतिहास है। 1970 के दौरान चंपा नदी अपने मूल रूप से प्रवाहित होती थी। उस समय यह नदी समुद्र तल से 40 मीटर ऊंचाई पर भागलपुर में बहती थी। वैशाली शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? विशाल को। निम्नलिखित में से किस महाजनपद में गणतंत्र था? तो बज्जी। जनपद काल में पावापुरी किस गणराज्य की राजधानी थी? मल्ल गणराज्य की। महाभारत के अनुसार कर्ण कहाँ का राजा था? अंग का। मगध की सीमा कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित हुई। विदेह राज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विदेह राज के संबंध में उपरोक्त दिया गया सभी कथन सत्य है। विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र नमी विदेह से किया गया था। इसी वंश का दूसरा राजा मितिक जनक विदेह था। मिथिलांचल के स्थापना। इस वंश के 25वें राजा शीर्ध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के समकालीन थे। जनक द्वारा गोद ली गई पुत्री सीता का विवाह दशरथ पुत्र राम से हुआ था। विदेह की राजधानी मिथिला थी। इस वंश का कर्नल जनक अंतिम राजा थे। मिथिला विदेह क्षेत्र सीतामढ़ी, मधुबनी तथा दरभंगा जिले के भूभाग में स्थित है। मगध के राजा महाजनपद ने विदेह राजवंश के अंतिम राजा कर्नल जनक को पराजित कर मगध किया। निम्नलिखित में से कौन सा मगध वंश का सर्वाधिक प्राचीन वंश है? तो वो है हमारा बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश यह मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी राज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। इसी वंश में 10 राजा हुए, जिसे बृहद्रथ पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी सम्राट था। मगध का प्रतापी राजा बिंबिसार कुल उपज का कितना भूभाग पर वजन दिया? किस मगध सम्राट को सैन्य के नाम से जाना जाता है? तो वह है बिंबिसार। बिंबिसार 542 ईसा पूर्व से 492 तक मगध साम्राज्य का सम्राट था। बिंबिसार अपने पास अस्थायी सेना बसा रखी थी। दरअसल यह प्रथम भारतीय शासक जिसने अपने पास अस्थायी सेना बना रखी थी, जिसके कारण उसे सैन्य के नाम से जाना जाता। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को सैनिक कहा गया। किस मगध सम्राट ने प्रथम बार हाथी का प्रयोग किया था? तो बिंबिसार। बिंबिसार ने पहली बार हाथी का प्रयोग किया दौरान किया था। बिंबिसार दरअसल में प्रथम भारतीय शासक जिसने अपने पास अस्थायी सेना का बना रखी थी, जिसके कारण उसे सैन्य के नाम से जाना था। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को सैनिक कहा गया। गौतम बुद्ध के जिस समय बहुत बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति उस समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ ने गया कि निरंजना नदी के किनारे वर्तमान में बोध गया एक पीपल वृक्ष के नीचे 528 ईसा पूर्व बुद्ध यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु 35 वर्ष थी। कुनिक निम्नलिखित में किस शासक का नाम है? तो अजातशत्रु।
अजातशत्रु का एक नाम कुनिक भी था। अजातशत्रु का महत्वाकांक्षी सदस्य था। उसने अपने पिता के राज विस्तार की नीति को जारी रखा। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया था। किसके शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच 16 वर्ष तक युद्ध चला था? वो है अजातशत्रु। मगध और वैशाली के बीच 16 वर्षों तक युद्ध अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलांकटक तथा रथमूल अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किया। बौद्ध ग्रंथ सुगमंगलम विलासिनी के अनुसार यह युद्ध गंगा के किनारे रत्नों की खन खन पर अधिकतर स्थापित करने के लिए है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन क्या हुआ था? राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति, एक बार ये देख लेते हैं डिटेल। बौद्ध संगीति की बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में अजातशत्रु शासनकाल में 483 महाकश्यप अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था। कालाशोक शासनकाल में 383 सवागामी सर्वगामी जो है अध्यक्ष था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक 251 ईसा पूर्व मोगलीपुत्र तीस्म। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में कनिष्क में ई प्रथम शताब्दी वसुमित्र थे। ईस्वी जब राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ तब मगध का सम्राट कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु में सबसे महान घटना बुद्ध का परिनिर्वाण थी 483 पूर्व। उस घटना के अवसर पर बुद्ध की अस्थि प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने भी प्रयत्न किया था और अपना अंश प्राप्त कर उसे राजगिरी की पहाड़ी पर स्तूप बनाया। अब आगे चलकर अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगिरी में व्यवहार पर्वत की सप्तपर्णी गुफा से बौद्ध धर्म को प्रथम संगति हुई, जिसे सूत पिटक और विनय पिटक का संपादन हुआ। मगध के किस सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? उदयन। उदयन एक शासक जिसे 461 ईसा पूर्व अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर की स्थापना की था। उसने राजधानी बनाई जो गंगा और ब्रह्मसो नदियों के बीच पर थी। हर्यक वंश के अंतिम सम्राट कौन था? नागदशक। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदय के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नादस थे। उन्हें पुत्रों राज्यों को किया। अंतिम राजा नागदशक था जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैल गया। राज विद्रोह कर उसको सेनापति शिशुनाग द्वारा बनाया गया 412 में। वैशाली को वास्तविक राजधानी किस मगध सम्राट ने बनाया था? तो वो है शिशुनाग। शिशुनाग ने पहले राजधानी गिरिब्रज राजगिरी के निकट स्थापित किया, लेकिन अपनी दूसरी राजधानी वैशाली बनाई। बाद में वैशाली को उसे अपनी वास्तविक राजधानी बनाए। बौद्ध ग्रंथों में अगर उग्रसेन किस सम्राट को कहा गया है? तो महापद्नंद को। महापद्नंद भारत के प्रथम सम्राट थे। पुराणों तथा विशाखा दत्त से मुद्रारक्ष के अनुसार एक शिक्षुनिक वंशी क्षत्रिय महानदी के पुत्र थे। मगध के किस सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? वो है अपना घनानंद। घनानंद एक लालची और धन संग्रही शासक था जिसे असीम शक्तिशाली बावजूद भी जनता का विश्वास नहीं जीत सका। अपने एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक है जिसका रचयिता विशाखा दत्त है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। पुरुषपुर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? पुरुषपुर आधुनिक पेशावर का प्राचीन नाम है। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार सम्राट कनिष्क ने पुरुषपुर को द्वितीय सती में बसाया था। पुरुषपुर प्राचीन समय में गंधार मूर्तिकला का मुख्य अव्याख्या प्राप्त है। किस मगध सम्राट ने व्याकरण आचार्य पाणिनि को पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? महापद्नंद। महापद्नंद मगध का वीर और प्रतापी राजा था। उसने मगध के नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्नंद को उग्रसेन नाम से जाना जाता है। उसका जन्म शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदी का दासी के गर्भ से हुआ था। महानंद के शासनकाल में ही व्याकरण अनिवार्य हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 258 भारत के महानतम सम्राट थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतः 321 ईसा पूर्व निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत 297 ईसा पूर्व में उन्हें भारत के सबसे पहले केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। रजत रंगनी कलहन।
रजतरंगिणी कल्याण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। रजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ राजाओं के इतिहास से संबद्ध है। मेघदूत कालिदास, मेघदूत महाकवि कालिदास मौर्य काल की व्यवस्था में राजा सभी विभाग के प्रमुख होता है, अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था, गुप्तचर आदि जितने भी विभाग थे वो सभी राजा के सुपुर्द करा करते थे। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में सहायता हेतु कितनी समितियां थी? 6।